हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th हिस्ट्री की क्लास में लेसन 5th डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेसन 5th का नेम है कॉलोनियल इन्वेशन। इट मीन्स ब्रिटिशर्स का अटैक। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे इंडिया में आके अटैक किया था और हमारे इंडिया को ऑक्यूपाइड करके इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको डिस्ट्रॉय किया था। ये हम इस लेसन में लेसन 5th कॉलोनियल इन्वेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है कॉलोनियल इन्वेशन। स्टूडेंट, इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल, जो कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जो जो इंडियंस ने किसके अगेंस्ट किया था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था। इसके अलग अलग कॉजेज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉजेज़ आ जाता है द ब्रिटिशर हैड इंसल्टेड मैनी जमींदार्स एंड द आर्मी देयर ऑनर्स देयर लैंड। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जमींदार्स की इंसल्ट की थी और बहुत सारे लैंड ऑनर्स की लैंड को एनेक्स्ट कर लिया था। इंडियन मुस्लिम्स आर एगेटेड बिकॉज द ब्रिटिश misbehaved with the Mughals. Emperor Bahadur Shah Zafar, Lord Canning announced demolish of post of Mughal emperor, declined Nazrana to the a removal of his name from coins and the behavior and the Dalhousie announced acquisitions of red fort। सिंपल सी बात है, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने, इंडियंस मुस्लिम थे वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के एगिशन में थे। एगिशन में इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो मुस्लिम रूलर था बहादुर शाह जफर, उसके साथ मिसबिहेव किया था। और लॉर्ड कैनिंग ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि मुग़ल एम्परर की जो पोस्ट होगी वो डिमोलिश हो जाएगी और जो मुग़ल एम्परर को जो नजराना दिया जाता था वो भी अब नहीं दिया जाएगा। नजराना एज ए गिफ्ट जब मुग़ल कोई एम्परर बनता था तब। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंडियंस वर अनहैप्पी विथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिश। इंडियंस पूरी तरह से अनहैप्पी थे। इट मीन्स ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट थे इंडियंस। तो उसमें सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833 हम डिस्कस करेंगे। द चार्टर ऑफ द 1833 में सबसे पहले पील कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ था। द चार्टर ऑफ द 1833 में पील कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ था। The announcement that requirement military and the non-military post will be done discriminated on the basis of the religion, caste, color and family, but the Britisher did not follow at high were reserved for the British। चार्टर 1833 के अकॉर्डिंग बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिलिट्री और नॉन मिलिट्री पोस्ट पे किसी भी इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाता था। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, कास्ट, कलर और फैमिली के बेस पे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने चार्टर 1833 के अगेंस्ट जाके जो भी इंडियंस जो पूरी तरह से रिजर्व थी, जो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था, वो उन्होंने लगातार किया और हायर पोस्ट पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। ये है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसमें बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन पे हायर पोस्ट, नॉन मिलिट्री पोस्ट और मिलिट्री पोस्ट पे इंडियंस को अपॉइंट किया जा सकता था। लेकिन ब्रिटिशर्स इसके अगेंस्ट गए और इसके अगेंस्ट जाके उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। नेक्स्ट हमारा पेज आ जाता है इकोनॉमिकल कॉजेज़ कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने इकनॉमी का, जो इंडियन इकनॉमी थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इकोनॉमिकल कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले है द मेन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उनका मेन एम यही था कि वो इंडिया की इकोनॉमिकल पॉलिसी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें। द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी वॉज डिवास्टेड ड्यू टू ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। इस रीज़न के कारण जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे, इट मीन्स जो प्रॉस्पेरियस विलेजेस थे, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो गई और वो ब्रिटिशर्स के हाथों में एक्सप्लॉइट हुए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है द इंडियन गुड्स विच वर एक्सपोर्टेड वर लीव्ड हाई एक्सपोर्ट टैक्स। जो इंडियन गुड्स थे
उनको तो हाई एक्सपोर्ट टैक्स देना पड़ता था। इसमें इट मीन्स जब इंडियन सामान बाहर बेचा जाता था तो बहुत हाई रेट पे बेचा जाता था, वाइल रॉ मटेरियल पेड वेरी लो एक्सपोर्ट टैक्स। लेकिन जब रॉ मटेरियल पे किया जाता था, जब इंडियंस अपना रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को भेजते थे तो बहुत ही लो एक्सपोर्ट टैक्स पे दिया जाता था। फिर आगे हमारा आ जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड एंड द टाउन्स सेटलमेंट्स वर रूइंड। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब है जो सामान हाथ से बनाया जाता था जिन इंडस्ट्रीज में, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रेगुलर ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बाहर जाना। रेगुलर ड्रेन ऑफ वेल्थ इट मीन्स लगातार ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन के कारण लगातार जो इंडिया की वेल्थ थी वो कहाँ जा रही थी, इंग्लैंड में जा रही थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल कॉजेस। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके ऑल स्फीयर एक्सप्लॉयटेशन किया था इंडियंस का, उसमें सोशल कॉजेज भी मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। सबसे पहला आ जाता है द ब्रिटिशर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटेड इंडियंस विथ हेटेड। जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और वो इंडियंस को हर वे में ईच वे में वो इंडियंस को हेट करते थे। इंडियंस कुडंट ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास ऑन रेलवे। इंडियंस थे वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते थे एंड दे कुड नॉट मिक्स विद द ब्रिटिश सोशली। और ब्रिटिशर्स किसी भी फेस्टिवल में वो ब्रिटिशर्स के साथ मिक्स नहीं हो सकते थे, लेकिन चाहे रेस्टोरेंट वगैरह में हो तब भी वो ब्रिटिशर्स के साथ मिक्स नहीं हो पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा वेस्टर्न एजुकेशन डिस्टर्ब्ड द इंडियन एजुकेशन। पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो इंडियंस हैं वो बैकवर्ड हैं और हमारी वेस्टर्न एजुकेशन ही उन्हें बैकवर्ड से किस में कन्वर्ट करेगी, फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेगी। एक तरीके से ब्रिटिशर्स का इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देना उनकी एक पॉलिसी का एक पार्ट था, क्योंकि वो अपने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो क्लर्क अपॉइंट करना चाहते थे, इट मीन्स छोटी पोस्ट पे तो वो इंडियंस को अपॉइंट करना चाहते थे और हायर पोस्ट पे ब्रिटिशर्स को अपॉइंट करना चाहते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिलीजियस कॉजेज। रिलीजियस कॉजेज में सिंपल सा हमारा मतलब है कि ऐसा क्या द ब्रिटिशर्स हैज़ दस एनकरेज द हिंदू फॉर द कन्वर्टिंग। A planned campaign was started by financially incentive and the other means of encourage conversion. A completed Hindu was given the benefit of the government aid in the government jobs. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को लगातार हेल्प कर रहे थे। हेल्प इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग हो जाए, बल्कि हेल्प इसलिए कर रहे थे कि उन्हें एक लालच दे रहे थे। किस चीज़ का लालच दे रहे थे कि अगर आप हिंदू रिलीजन से ब्रिटिश रिलीजन इट मीन्स क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपको नया नया आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे और कई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएंगी। इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करना चाह रहे थे, हिंदूज को पूरी तरह से क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बाय द एक्ट ऑफ द 1813 एक्ट के अकॉर्डिंग 1813 एक्ट के अकॉर्डिंग द क्रिश्चियन मिशनरीज got permission Christian missionary got permission spread Christianity in India। 1813 एक्ट के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गई। किस चीज़ की परमिशन मिल गई, इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की परमिशन मिल गई। अब हमारा आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिलिट्री कॉजेज। द भारतीय सोल्जर वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द इश्यूज ऑफ द सैलरी। भारतीय सोल्जर्स थे उनको हमेशा कम सैलरी दी जाती थी, जबकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। फिर हमारा आ जाता है इन 1856 लॉर्ड कैनिंग पास्ड जर्नल आर्मी रिक्वायरमेंट इन 1856 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लॉर्ड कैनिंग ने पास कर दी थी जर्नल आर्मी रिक्वायर्ड एक्ट पास किया था, विच फोर्स द इंडियन सोल्जर टू
% फॉर द ड्यूटी अवेयरनेस। इससे क्या हुआ था, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको क्या दिया जाता था, उनको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती थी। फिर हमारा आ जाता है द पोस्टल एक्ट ऑफ द 1854। पोस्टल एक्ट पास हुआ था 1854 में, विच प्रोवाइडेड फ्री स्पेशल पोस्टल सिस्टम पोस्टल सर्विसेज फॉर द सोल्जर वॉज वेव्ड ऑफ। और इससे जो इंडियंस थे उनको पूरी तरह से फ्री पोस्टल सर्विस प्रोवाइड की गई थी इंडियन सोल्जर को, द पोस्टल एक्ट ऑफ द 1854 के अकॉर्डिंग। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 5th से रिलेटेड जो हमारा हिस्ट्री का लेसन है तो क्लास 12th का है, हमने उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, इट मीन्स 1857 रिवॉल्ट के कॉजेज। हम अपने नेक्स्ट वीडियो इट मीन्स नेक्स्ट क्लास में कॉजेज ऑफ फेलियर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे 1857।